Hello everyone, welcome to my YouTube channel like Smart Studies. In this topic, we are going to discuss tax calculation in old regime. Old regime में हम किस तरह से अपने इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है, ये हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपने टैक्स निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर है ये हमारे पास 2022 एंड 23 का। इसमें एज ग्रुप लेस देन 60 इयर्स है। लेस देन 60 इयर्स क्यों है? क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उन्हें कुछ और डिडक्शंस भी मिल जाती हैं, इसलिए जो हमने यहाँ पे कवर किया है उसे लेस देन 60 इयर्स जो एज ग्रुप है उनके लिए टैक्स कैलकुलेट किया है। किस तरह से करना है? टैक्स स्लैब्स है हमारे पास, लिमिट्स दी हुई हैं और परसेंटेज ऑफ टैक्स है। फर्स्ट स्लैब है हमारा 0 टू 2.5 लाख। 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना, नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें कितना 5% टैक्स देना है। 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स देना है। अबाउट 10 लाख पे हमें 30% टैक्स देना है। तो हमने हमारी जो ग्रोस इनकम है ये हमने 20 लाख रुपीज एज्यूम की है कि हमारी जो ग्रोस सैलरी है वो हमारी 20 लाख रुपीज है। 20 लाख हमने क्यों किया? ताकि ये जो 20 लाख पर है हम पूरा पूरा यहाँ पर टैक्स निकाल सके इन द अबाउट 10 लाख वाली कैटेगरी में 30% तक का टैक्स। अब हमने यहाँ बेसिक सैलरी हमारी है 10 लाख, डीए है, डियरनेस अलाउंस होता है जो 2 लाख रुपीज, ये ग्रोस सैलरी में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है हमारी डिडक्शंस। डिडक्शंस हमें पता है कि कितनी रहती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारी 50,000, वो हमें लेस करनी होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमें कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो जहां से हमें इनकम हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट ईयर कुछ इनकम टैक्स पे किया, बट हमने क्या किया, हमने ज्यादा पे कर दिया, तो अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें वो टैक्स रिफंड मिलेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होता है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इन सब से जो हमारे डिपॉजिट्स हमने किए हैं उन पर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हमारी इनकम मानी जाती है। द थर्ड वन इज इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। जो हमने बैंक में अपनी सेविंग्स की हुई हैं उस पर जो हमारा इंटरेस्ट रहता है वो भी हमारी इनकम मानी जाती है। द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होती है? जैसे हमने कुछ शेयर्स वगैरह परचेज कर रखे हैं तो उसके ऊपर जो हमारी इनकम होती है वो हमारी डिविडेंड इनकम होती है। ये अभी हमने इसे जीरो एज्यूम किया है कि हमने इसे कुछ नहीं, कोई इनकम का हमारा सोर्स नहीं है, अभी हमने ये माना है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी थी? ये हमें पता है हमारी 20 लाख थी। 20 लाख में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 50,000 लेस की है, हमारे पास कितनी आ गई 19,50,000। ये आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हमने क्या किया है, जो हमारी ग्रोस इनकम थी H10, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ग्रोस इनकम है हमारी, ग्रोस सैलरी 20 लाख रुपीज है H10 पर। इसमें से हमने ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है, तो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ग्रोस टोटल इनकम आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 19,50,000 हो जाएगा। उसके बाद आता है हमें लेस क्या करना है? लेस हमें करना है HRA। सबसे पहले आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ हमने HRA इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली लोग आजकल रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो उन्हें कुछ HRA मिलता है जिससे वो उसका लेस करा सकते हैं, उन्हें डिडक्शन मिल सकती है। इसमें सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि रेंट पेड है, रेंट पेड कितना है 2,40,000। ये हमने एज्यूम किया है कि माना कि जो मंथली रेंट है 20,000 रुपीज है, 20,000 है 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग ये हमारा कितना बन जाएगा 2,40,000 रुपीज। एचआरए रिसीव कितना होगा? एचआरए हमारा 18% के अकॉर्डिंग रिसीव हो रहा है। एचआरए हमारा 18% के अकॉर्डिंग रिसीव क्यों हुआ है? यहाँ हमने एक टेबल बनाई है एचआरए की, आप देख सकते हैं। ये एचआरए जो है ये हमने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक्स सिटीज में, वाई सिटीज में और जेड सिटीज में। एक्स सिटीज क्या रहती हैं? जहां पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50 लाख है, वहां पर 27% ऑफ बेसिक सैलरी हमें एचआरए मिलता है। और वाई सिटीज होती हैं जहां 5 लाख से 50 लाख की पॉपुलेशन होती है, वहां 18% ऑफ बेसिक सैलरी पर हमें एचआरए मिलता है। एंड जेड सिटीज होती हैं जहां लेस देन 5 लाख की पॉपुलेशन होती है, वहां 9% की बेसिक सैलरी पर एचआरए मिलता है। तो अब हमने इसे माना है कि हम जो वाई सिटीज में, वाई सिटीज जो कैटेगरी है वहां रहते हैं तो हमें 18% के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी पर एचआरए मिलेगा।
ये हमने यहाँ पर किया। HRA हमें कितना रिसीव हुआ है? HRA हमें बेसिक सैलरी के ऊपर 18%, बेसिक सैलरी हमारी कितनी है 10 लाख रुपीज, उसके ऊपर 18% के अकॉर्डिंग कितना मिल गया 1,80,000 रुपीज। अब रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% इन ऑफ आवर सैलरी बेसिक प्लस डीए, जो बेसिक सैलरी प्लस डीए है 10 लाख और 2 लाख 12 लाख का 10% 1,20,000, उसके ऊपर जो एक्सेस अमाउंट है, ये जो हमने रेंट पेड हमारे पास है 2,40,000, उसमें से 120 लेस करने के बाद 1,20,000 आ गया। नेक्स्ट है हमारा 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर नॉन मेट्रो सिटीज, जो नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं उस पर 40% लगेगा। 40% किस तरह से लगेगा? बेसिक प्लस डीए का 40%। आपको पता है बेसिक प्लस डी हमारा कितना था 10 और 2 12, 12 लाख के ऊपर 40% के हिसाब से लगाएंगे तो 4,80,000 रुपये आ जाएगा। अब 50% अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो आपको 50% का HRA मिलेगा। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करना होगा? ये हमें पता है, जो बेसिक प्लस डीए था उसका 50% 6 लाख रुपए आ गया। अब इस सब में से जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आपका HRA काउंट किया जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं मिनिमम कितना है 1,20,000 रुपीज, तो ये हमारा HRA में काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन एंड सेविंग। डिडक्शन एंड सेविंग्स क्या है कि क्या क्या हमें डिडक्शन मिल रही है और क्या क्या हमारी सेविंग्स हैं। सबसे पहले आता है एटीसी की कौन सी डिडक्शंस रहती हैं। एटीसी की कौन सी, एटीसी में क्या क्या डिडक्शंस हमें मिलती हैं? जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है, डेफर्ड एन्युटी है। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है? कुछ ऐसे शेयर्स, कुछ ऐसे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं जो हमें आफ्टर रिटायरमेंट मिलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होते हैं, सब्सक्रिप्शंस टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर एटसेट्रा, इन सब पर जो है एटीसी पे हमें डिडक्शंस मिलती हैं। वो कितनी मिलती हैं? 1,50,000 तक की। आगे ये है एटीसीसी डी में क्या आता है? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें कितना रहता है? ये हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 1,50,000 रुपए है। अब यहाँ इसका कितना रहता है, इस पे हमें किस तरह से निकालना है? नेशनल पेंशन स्कीम पर ये हमारा रहता है 10% के हिसाब से। जैसे हमें निकाला हमने 1,20,000 रुपए पे, 1,20,000 का कितना हो गया? 1,20,000 रुपए निकला हमारा। 12 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से हमें मिलता है। 12 लाख का 10% मिला हमें, 1,20,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पर हमें 30,000 रुपीज हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमें 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। अगर हम यहाँ पर 30,000 रुपए करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? 1,50,000 की डिडक्शन हो जाएगी। हमें एटीसी की डिडक्शन में 1,50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। बट हम इसे क्या कर सकते हैं? एटीसीसीडी, ये 1B है जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम एनपीएस, इसे हम यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 1,20,000 में से अगर मैं 50,000 यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं 1,20,000 रुपए में से, तो यहाँ हमारे रह जाएंगे 70,000। जो 1 लाख पहले 1,20,000 थे, उसे हमने 50,000 यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ एनपीएस में ट्रांसफर कर दिया। ऊपर रह गए हमारे पास 70,000। अब यहाँ पर हमें कितनी और मिल जाएगी? 1,20,000 ये हो गए, और हमें कितना 80,000 रुपीज हम यहाँ पर दे देते हैं। 80,000 हमने यहाँ पे अपनी डिडक्शन शो कर दी। अगर हम इस तरह से करते हैं 80,000 प्लस 70,000 कितना 150 हो गया, 1,50,000, और 50,000 की हमें और डिडक्शन मिल गई क्योंकि हमने यहाँ ट्रांसफर किया था। तो अब यहाँ पे टोटल हमें 2 लाख तक की सेविंग्स हो जाती हैं। जो पहले हमें 1,50,000 रुपए मिल रही थी, अब वो 2 लाख तक हो गई। अगर आपका यहाँ पर जो एटीसी में आपका अमाउंट 1 लाख रुपया भी बनता है, तब भी आपको यहाँ पे डिडक्शन 80,000 ही मिलेंगे। आगे है हमारा एटीसीसीडी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ एनपीएस बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का कितना रहता है? इस पे हमें रहता है 14% मिलता है। जो डिडक्शन और सेविंग है वो हमें 14% के हिसाब से मिलती है। बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14%। यहाँ फॉर्मूला आप देख रहे हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% मिलता है। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उन्हें 14% का मिलता है डिडक्शन, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें इसमें 10% तक का उन्हें 10% मिलता है, कंट्रीब्यूशन उनका किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम।
अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो वो भी यहाँ पे आप डिडक्शन में शो कर सकते हैं। ATTTA इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट्स, अगर आपने कुछ सेविंग अकाउंट्स हैं और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। बट उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रहती है? 10,000 रुपए। 10,000 से ज्यादा आप शो नहीं कर सकते, इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं शो कर सकते हैं। मानो जैसे माना हम हमारी जो इनकम है, इंटरेस्ट है, वो 12,000 रुपए बन रहा है, तो क्या होगा? 10,000 आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और 2,000 आपकी टैक्सेबल इनकम में चला जाएगा। बट यहाँ पर हमने ऊपर कुछ इनकम में शो नहीं किया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसलिए हमने यहाँ पर 0 शो किया। अगर यहाँ हमारी इनकम 7,000 रुपीज होती तो हमें पूरा का पूरा इसमें डिडक्शन और सेविंग में हमारा चला जाता 7 तक, क्योंकि 10,000 रुपए तक तो हमें डिडक्शन और सेविंग में हम ऐड करवा सकते हैं। तो टोटल डिडक्शन हमारी कितनी हो जाएंगी? क्या करेंगे हम? यहाँ से जितनी भी हमारी डिडक्शंस हैं इन सबको प्लस कर लेंगे। आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, 80,000, 70,000, 50,000, 1,68,000 को हमने प्लस किया तो ये आ गया हमारा 4,88,000, 4,88,000 रुपए। अब हमारी टैक्सेबल इनकम किस तरह से निकलेगी? टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी ग्रोस इनकम निकली थी आफ्टर डिडक्शन, उसमें से हम ये डिडक्शंस को लेस कर देंगे। जो ग्रोस इनकम निकली थी हमारी आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें से टोटल डिडक्शन को लेस करने के बाद ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब हमें इसे स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसे हमने अब स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस तरह से किया? टैक्सेबल इनकम आ गई हमारी, अब हमने इसे स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। 2,50,000 रुपए, 2,50,000, 5,00,000 और 4,62,000। 2,50,000 पे हमें पता है कोई टैक्स पे नहीं करना, नेल है। नेक्स्ट स्लैब में आता है 2,50,000, इसमें हमें कितना परसेंट टैक्स पे करना होगा? 5% के अकॉर्डिंग देना होगा। इस पर हमें 5% हमने अपना इंटरेस्ट दिया, टैक्स दिया। यहाँ 2,50,000 पर टैक्स लगा हमारा 5% के हिसाब से। नेक्स्ट स्लैब है थर्ड स्लैब, 5,00,000, 5,00,000 के ऊपर भी 10% के हिसाब से हमें टैक्स निकालना है अपना। आगे है 4,62,000, इस पर हमें 20% के अकॉर्डिंग अपना टैक्स निकाला। ये आपको ऊपर फॉर्मूला से शो हो रहे हैं। इसको यहाँ पर हम 20% के हिसाब से यहाँ से हम अपना टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स किस तरह से निकल आएगा? इन सबको हमने ऐड कर दिया। इसको हमने टोटल टैक्स कैसे निकालेंगे हम? इसका हमने सम कर दिया। ये आपको ऊपर दिख रहा है, इक्वल सम दिस, दिस एंड दिस। इसको हमने सम किया तो ये हमारा निकल गया 1,54,900 रुपीज टोटल टैक्स आ गया हमारा। अब आता है हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो हमें पता है 4% के अकॉर्डिंग लगता है। तो कैसे लगाएंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? जो ये हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आई है दिस वन, इसके हम ऊपर हमने 4% के हिसाब से अपना हेल्थ और एजुकेशन सेस दिया, जो कि कंपल्सरी होता है देना। इसे देने के बाद टोटल टैक्स आफ्टर सेस क्या रहेगा? इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा। टोटल टैक्स के अंदर हम एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे तो टोटल टैक्स आफ्टर सेस आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें अपना टैक्स निकालना है इनकम पर। आई होप you like this video. If you like the video, then please like and subscribe the channel. Thank you.